नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि जीव विज्ञान के संपूर्ण प्रश्नों का जो है इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे और जो कि आने वाली एग्जाम खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इक्थियोलॉजी, तो इक्थियोलॉजी या मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। और पैरासिटोलॉजी, तो यह परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। मैल्कोलॉजी, यह आपका मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन को मैल्कोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध जो है वह आपका मधुमक्खी पालन से, हार्टिकल्चर का संबंध जो है वह आपका बागवानी यानी कि फूलों फलों सब्जियों और मसालों की खेती से है। बागवानी फसल की खेती से हार्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर का संबंध जो है आपका वह फूलों की खेती या कृषि से है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकोलॉजी जो है इन सभी से भिन्न है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान इनसे जो है अलग विधा है। तो बी ऑप्शन आपका बेमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेसोजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनपाई। सील या फोका एक स्तनपाई जंतु है जो कि गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकड़ी जो है यह कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। मकड़ी वर्ग जो है एरेक्निडा तथा आर्डर एरेनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। और सभी मकड़ियाँ जो है परभक्षी होती हैं। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कौन सा कीट नहीं है। तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये सभी जो है कीट की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो यह जो है जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये सभी जो है रात्रिचर होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा है, केवल मादा रक्त चूसती हैं। तीसरा है, मादा पौधों का रस चूसती हैं। चौथा है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। और पांचवा है आपका, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 2 और 5 वो आपका सही है, यानी कि केवल मादा जो है वह रक्त चूसती हैं और पांचवा जो है नर की अपेक्षा मादा की डैने जो है वह बड़े होते हैं। तो 2 और 5 सही है, बाकी जो है पहला आपका गलत है, केवल नर रक्त चूसते हैं ये गलत है। तीसरा जो है मादा पौधे का रस चूसती हैं ये भी गलत है। चौथा भी जो है आपका गलत है कि मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कौन जो है सही है, तो दूसरा और जो है पांचवा ये आपका सही है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन अब है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शकरकंद का। गन्ना, आलू एवं अदरक जो है यह तने का रूपांतरण है। बाकी जो है शकरकंद जो है यह तने का रूपांतरण नहीं है। अगला प्रश्न आपका, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर का संबंध जो है यहाँ बीज से दिया गया है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी अदरक जो है राइजोम हो जाएगा। अफीम का संबंध जो है अफीम की डूडी, सन का संबंध जो है तना से, बाकी जो है सभी सुमेलित हैं।
केसर जो है होता है यह एक मसाला होता है जिसे पौधों के पुष्प की वर्तिका यानी कि स्टाइल तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है सैफ्रेनाल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। बी ऑप्शन यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तना। आलू का खाने वाला भाग कंद जो कि रूपांतरित तना होता है, न कि मूल होता है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छाल से यह प्राप्त किया जाता है सिनकोना के। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक को फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ कि अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लेटेक्स से यह प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, यजोला है एक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जलीय फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं। और श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। और श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं जो है वह माइटोकांड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल से। हमारे शरीर का अधिकतम भार वह जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग जो है 2/3 तक पाई जाती है। एक वयस्क मानव के शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 70% भाग जो है वह जल होता है। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वह आपका फीमर होता है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को जो है आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतवल्क। इसको एनामेल कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये कभी कभी इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारे शरीर का कौन सा सबसे दृढ़ भाग होता है, तो ऑप्शन देगा एनामेल। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतवल्क। अगला प्रश्न आपका, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। पहला है, इसमें लौह होता है। दूसरा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और चौथा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो आपको बताना है कोट के माध्यम से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ इसमें जो है लौह होता है, और दूसरा जो है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और चौथा जो है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तीसरा जो है गलत हो जाएगा कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये सभी आपका जो है रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के बारे में जो है आपका कहा गया है। तो 1, 2, 4 जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का रंग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है?
तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर की बात किया जाएगा तो आपका वो हो जाएगा ये। और ए बी रक्त वर्ग जो होता है वह सर्वग्राही होता है। तो यूनिवर्सल डोनर की बात किया जाएगा तो वो रक्त समूह हो जाएगा आपका, और सर्वग्राही पूछा जाएगा तो यह जो है आपका ए बी रक्त वर्ग होगा। अगला प्रश्न है अब आपका, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं, और लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। तिल्ली या प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहा जाता है, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदर से। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस हरे पौधे में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है तथा इन्हीं कार्बनिक पदार्थों द्वारा पौधों का पोषण होता है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा कि पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं किस माध्यम से? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगला प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में जो है अवशोषित किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो वह है आपका लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल के प्रकाशीय अपघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्चे एवं ताजे फल। दूध में जो है आपका मुख्यतः विटामिन ए और विटामिन B12 पाया जाता है, और विटामिन डी तथा विटामिन के जो है आपका उपस्थित होता है। दालों में मुख्यतः जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है, और घी में जो है वसा की प्रचुरता पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संतरा जो है यह विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लौह के अवशोषण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है, और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे वह फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित। विटामिन के का संबंध दिया गया यहाँ बध्या पद से। तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का जो है बनने में समस्या होती है, तो ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी नियासिन से जो है पेलाग्रा रोग होता है, थायमिन से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन डी से सूखा रोग, ये सभी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है सही सुमेलित जो नहीं है, ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, ये सही है। विटामिन B3 जो कि नियासिन कहा जाता है, पेलाग्रा रोग होता है,
और विटामिन डी जो है यहाँ दिया गया है बड़ान्नता, तो ये जो है आपका गलत है। और फोलिक एसिड दिया गया है आपका रक्ताल्पता। विटामिन डी की कमी से जो होता है वह आपका सूखा रोग होता है, ना कि बड़ान्नता, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और बाकी जो है सभी आपका सही है। अगला प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण जो है आपका रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6 जो है यह स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। एक अध्ययन से जो है इस बात के प्रमाण जो है मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए सपनों या स्वप्नों को जो है याद रखने में मददगार साबित होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलेय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित जो होता है वह विटामिन B12 भी होता है और विटामिन के भी होता है। तो ए और सी दोनों ही जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ कारण। तो चलिए जो है देखते हैं। रतौंधी दिया गया है तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो ए का जो हो जाएगा आपका चौथा। रिकेट्स जिसको सूखा रोग कहा जाता है, विटामिन डी की कमी से होता है, तो बी का हो जाएगा पहला। स्कर्वी यह आपका विटामिन सी की कमी से होता है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं 4, 1, 2, 3 विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूटीन। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा वह कम होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौदा में। करौदा एक आवृत बीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध जो है वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और दूध से दही, छाछ तथा पनीर का निर्माण कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये आपका दिया गया है कि हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो यह कैल्शियम फास्फेट होता है आपका। ए का हो जाएगा आपका चौथा। और बी दिया गया है सिरका में उपस्थित अम्ल, तो यह एसिटिक एसिड होता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका बी का तीसरा। उसके बाद सी दिया गया है दूध का खट्टा होना, तो यह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। सी का पहला हो जाएगा। और डी दिया गया फलों का पकना, तो यह एथिलीन
के कारण जो है डी का दूसरा हो जाएगा। तो 4 3 1 2 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 3 1 2, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा जो है दूध का दही में परिवर्तन होता है। कौन से बैक्टीरिया द्वारा? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो कि दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परावर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। और शिशुओं में जो है जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में जठर रस में यह नहीं होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह है रेनिन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन के दाने में। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा वह सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 40% तक होती है। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केराटिन नामक प्रोटीन जो है मानव के बाल एवं नख में यानी कि नाखून में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ जो है आपका दिया गया है कि कौन सा एक युग्म जो है वह सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ सही सुमेलित। विटामिन B2 का जो नाम है वो राइबोफ्लोविन है। बाकी जो है सभी जो है गलत है, वह है आपका। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह आपका थायमिन है। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो सही सुमेलित है वह आपका बी ऑप्शन है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। मानव शरीर में प्रधान रूप से जो है 6 तत्व पाए जाते हैं, जो है आपका ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस। और मानव शरीर के भार का जो है 65% ऑक्सीजन होता है, 18% आपका कार्बन होता है, 10% जो है वह आपका हाइड्रोजन होता है, और 3% जो है वह नाइट्रोजन, और 1.4% जो है होता है वह कैल्शियम होता है, और 1.1% जो है वह आपका फास्फोरस होता है। तो ये जो है आपका 6 तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा से। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन का एक प्रमुख अंग है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। दूध में जो है कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध जो है सफ़ेद रंग का होता है। और गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। और कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र होता है C40O56। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन वह सुमेलित नहीं है। कपड़े धोने का सोडा दिया गया है पोटेशियम, तो ये आपका गलत है। बाकी क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक जो है उसे सोडियम कहा जाता है। और यहाँ जो है आपका कपड़े धोने का सोडा को दिया गया है पोटेशियम, जबकि कपड़े धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट।
अगला प्रश्न है आपका, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ आपका हार्मोन दिया गया है, दूसरी तरफ स्रावित ग्रंथियां। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका गर्भाशय, महिला गर्भाशय से, तो ए का तीसरा हो जाएगा आपका। और टेस्टोस्टेरॉन का संबंध हो जाएगा आपका अंडाशय, पुरुष के अंडाशय से, तो बी का चौथा हो जाएगा। थायरॉक्सिन का संबंध हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथ से, तो सी का हो जाएगा पहला। और इंसुलिन दिया गया है, तो इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से हो जाएगा, डी का दूसरा। 3 4 1 2 यानी कि जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 4 1 2, विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन जो है एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है और ऐसे व्यक्तियों को कोकेन या फिर एफेड्रीन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं। तो यहाँ आपका प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो वह है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस में। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु वह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। और रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को भी नियंत्रण करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइलेट्स ऑफ हैंगर लेंस द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया आपका, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण आर दिया गया कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा कि ए सत्य है किंतु आर जो है वह असत्य है। यानी कि सोते समय तीव्र प्रकाश जो है वह अवांछनीय होता है, सही है। और कारण आर जो दिया गया है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है और मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, अतः इसे रात का हार्मोन या फिर अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। तो यहाँ जो है आपका ये सही है और आर जो है वह आपका गलत है, यानी कि सी विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर रोनाल्ड रास ने। सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य जो है वह मादा एनोफिलीज मच्छर करती हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 ईस्वी में। प्लाज्मोडियम जो है वह लाल रुधिराणुओं तथा जिगर कोशिकाओं का अंतःपरजीवी जंतु होता है। अगला प्रश्न आपका, सिलिकोसिस एक है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। फेफड़े संबंधित बीमारी को सिलिकोसिस जो है कहा जाता है। सिलिकोसिस यह फेफड़ा संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग हो जाता है, जिसे सिलिकोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए किसके? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहिणी। कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए तृतीयक प्रतिजन डीपीटी जो है बच्चों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडीएच नामक हार्मोन के द्वारा। पीयूष ग्रंथि से जो है एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से वह मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AS74 यानी कि आर्सेनिक 74। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक जो है वह आपका आर्सेनिक 74 है। और परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए जो है सोडियम 24 का, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का, तथा जीवों या पौधों या जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आर्सेनिक 74 जो है यह ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। और परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए जो है वह आपका सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। और पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो आर्सेनिक 74 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। मलेरिया दिया गया है आपका ए, तो मलेरिया जो है वह रक्त कोशिकाओं से हो जाएगा संबंध, यानी कि ए का 5वां हो जाएगा। और फाइलेरिया का संबंध जो हो जाएगा लसिका ग्रंथि से, तो बी का हो जाएगा 4था। और एंसीफ्लाइटिस का संबंध हो जाएगा आपका, इसको मस्तिष्क शोथ भी कहा जाता है, तो यह मस्तिष्क से इसका संबंध हो जाएगा, सी का 2। और ल्यूकीमिया का संबंध हो जाएगा आपका श्वेत रक्तता, इसको कहा जाता है ल्यूकीमिया को, इसका संबंध हो जाएगा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा से, तो डी का पहला है 5 4 2 1 जो है जिस ऑप्शन में वो सही हो जाएगा आपका 5 4 2 1, विकल्प बी जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, आप विकल्प देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ दिया गया है आनुवांशिक रोग जो है क्षय रोग दिया गया है, जो कि आपका गलत है। क्षय रोग को जो है यक्ष्मा या फिर तपेदिक, जिसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी कहा जाता है, यह जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। उपयुक्त इलाज जो है न होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यह आनुवांशिक रोग नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन हुआ सुमेलित नहीं है। बाकी स्वयं प्रतिरक्षित रोग, यह संधिवात, संधिशोथ सही है आपका। और पामा रोग जो है चिंचड़ी, ये भी सही है। मानसिक रोग, मनोविदलता, ये सभी आपका सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। एक तरफ आपका रेडियो समस्थानिक दिया गया, दूसरी तरफ उनका निदानात्मक उपयोग। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है आपका ट्यूमर में किया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा आपका। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर में किया जाता है, बी का 4 हो जाएगा। आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड संबंधी थायराइड ग्रंथ की सक्रियता में किया जाता है, तो सी का हो जाएगा पहला। सोडियम 24 का जो है संबंध हो जाएगा आपका रक्त संचार के अध्ययन में किया जाता है, यानी कि रक्त व्यक्तिक्रम में, डी का 2। 3 4 1 2 आपका जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा, तो 3 4 1 2 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का कारक है। बर्ड फ्लू ये एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है और मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। यह H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरह से प्रभावित कर सकता है, एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर, और दूसरा किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर। टेमी फ्लू जो है इसकी महत्वपूर्ण औषधि है। इसकी औषध की बात किया जाएगा तो टेमी फ्लू जो है इसकी महत्वपूर्ण औषधि है बर्ड फ्लू का। अगला प्रश्न है आपका, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद रोग जो है आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं आपका। और दृष्टि वैषम्य रोग में जो है कार्निया या आंख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है। तथा ग्लूकोमा बीमारी में जो है आंख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे जो है वो आपका नष्ट हो जाती है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग को क्या कहा जाता है? तो मोतियाबिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से होता है। अगला प्रश्न आपका, एड्स का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरस यानी कि विषाणु के कारण एड्स होता है आपका। और एड्स का फुल फॉर्म जो होता है आपका वो होता एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। और यह वायरस यानी कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न आपका, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्तक्षीणता, जिसको एनीमिया कहा जाता है। तो कभी कभी जो है आपका एनीमिया दिया रहेगा तो सेम है, एनीमिया या रक्तक्षीणता एक ही आपका, इंग्लिश में इसे एनीमिया कहा जाता है। तो शरीर में लोहे की कमी से यानी कि लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका एनीमिया यानी कि रक्तक्षीणता। अगला प्रश्न आपका, एक बर्डांध यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की जो है निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की बर्डांध होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। यह वायरस द्वारा होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत यानी कि लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। और हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटनाविरिडी परिवार का एक सदस्य है। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली जो है हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, इबोला वायरस का नाम लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक नदी के नाम पर। इस रोग की पहचान जो है सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी जो कि कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो कि मरीज के संपर्क में आने से फैलता है और मरीज के पसीने और मरीज के खून या फिर श्वास से बचकर रहें। इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कालरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है और बाल जो है झड़ने लगते हैं। नसों से मांसपेशियों में खून उतर आता है और इससे बचाव करने के लिए खुद को जो है सतर्क रखना ही जो है एक उपाय है। तो इबोला वायरस जो है आपका एक नदी के नाम पर जो है रखा गया है। अगला प्रश्न आपका, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंबाकू के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार या फिर इसे जो है आपका एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ आपका पूछा गया साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो यह तंबाकू के खेत में पाया जाता है।
अगला प्रश्न आपका, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है यूपीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल। गोल्डन चावल या फिर जो है सुनहरा चावल। ओराइजा सेटाइवा चावल की एक किस्म है। इसमें आयरन, जिंक एवं विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, करनाल बंट रोग है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गेहूं फसल का। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो कि टेलेसिया वंश के कवकों से होता है और यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो का टीका। जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। मोम की परत जो है फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है, लेकिन यह परिरक्षण से भिन्न है। इसका प्रयोग विशेषकर परिवहन के समय फलों और सब्जियों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार के खाद्य मोम का प्रयोग होता है और इस खाद्य मोम की एक महीन परत फलों और सब्जियों के छिलके से ऊपर चढ़ाई जाती है। इससे ये फल एवं सब्जियां जो है 8 से लेकर 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं और सड़ते या गलते नहीं हैं। तो कितने दिनों तक? तो 8 से लेकर 12 दिनों तक जो है यह संरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न आपका, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपर्णी दिया गया है परजीवी आवृत बीजी। घटपर्णी या इसे नेपेंथिस कहा जाता है का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ईस्ट जो है किण्वन, कैसीन या दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा या आवृत बीजी सभी सही है। डी जो है वो आपका सही नहीं है। तो दोस्तों जो है ये था आपका जीव विज्ञान से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।